सूरजपुर गांव के एक कोने में गोविंद कारीगर का एक छोटा सा घर था। उस दिन सुबह सवेरे गोविंद अपने औजार लेकर काम पर निकल रहा था। कब तक ऐसा चलेगा गोविंद? हर रोज कुछ उम्मीद लेकर जाते हो और शाम को निराश होकर लौटते हो। क्या तुम्हें नहीं दिखता कि पूरे गांव में सबसे बुरी हालत हमारी है? क्या करूं सावित्री, मेरी किस्मत ही रूठी हुई है। जब भी हालात सुधरने लगते हैं कुछ ऐसा हो जाता है कि फिर सब खत्म हो जाता है। देख, जैसे तैसे कुछ जमा किया था, तभी तू बीमार पड़ गई और सारा पैसा इलाज में चला गया। फिर बेटे किशन के पैर में गहरी चोट लगी, उसका इलाज करवाया तो फिर से सब कुछ खत्म हो गया। पिताजी, मेरे मन में कई दिनों से अच्छा खाना खाने की इच्छा हो रही है। हमारे घर में दूसरों की तरह पकवान क्यों नहीं बनते? गोविंद की आंखें भर आईं। चिंता मत कर बेटा, एक दिन जरूर आएगा जब हम सबसे अच्छे पकवान बनाएंगे और तू जो चाहेगा वही खाएगा। और पिताजी, जब पड़ोस की काकी के घर से पकवानों की खुशबू आती है तो मैं खींचकर चला जाता हूँ। एक दिन गया भी था, लेकिन उन्होंने मुझे देखते ही खाना छुपा लिया और कहा, भाग जा यहाँ से। तब मैं चुपचाप लौट आया। सावित्री की आंखों से आंसू बह निकले, उसका दिल जैसे मसल दिया गया हो। गोविंद चुपचाप औजार उठाकर अपनी कारीगरी की दुकान की ओर चल पड़ा। गोविंद की दुकान गांव के चौक पर थी। उस दिन जब उसने भट्टी सुलगाई और हथौड़ा उठाया तो उसे लगा कि अब उसके हाथों में पहले जैसी ताकत नहीं रही। हथेलियां चोटों से भरी थी। हे भगवान, और कितनी परीक्षाएं लोगे? उसी वक्त गांव का प्रधान हरिनाथ वहां आया। क्या हुआ गोविंद, आज तेरे हाथों में दम नहीं लग रहा, सब ठीक तो है? प्रधान जी, आप तो सब जानते हैं, मेरा परिवार तंगी में डूबा है। मेहनत तो बहुत करता हूँ, पर हाथ खाली रहते हैं। हरिनाथ कुछ बोला नहीं। तभी गांव का उपहासी आदमी मधुकर आ गया। प्रधान जी, मैं कहता हूँ इस गोविंद को गांव से निकाल देना चाहिए। इसकी मनहूस छाया पूरे गांव को बर्बाद कर देगी। प्रधान हल्का हंसा और दोनों वहां से चले गए। गोविंद वही बैठा आसमान की ओर देखने लगा। क्या मैंने किसी का बुरा किया? चोरी बेईमानी कुछ नहीं की, फिर ये दुख क्यों? उसका हथौड़ा जमीन पर गिर पड़ा, हौसला भी बुझ गया। शाम को वो घर लौटा। उदास चेहरा देखकर सावित्री बोली, क्या हुआ जी? आज तो प्रधान और मधुकर भी मेरी किस्मत पर हंसते रहे। दुकान पर कोई ग्राहक तक नहीं आया, तुम्हारे लिए कुछ खाने को भी नहीं ला सका। गोविंद, जरा उधार ही ले आओ, शायद दुकान वाला कुछ सामान दे दे। नहीं सावित्री, वह पहले ही पिछला उधार मांग रहा है। अब मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि किसी और से भीख मांगूं। शायद हमें यह गांव छोड़ना पड़े। ये कहकर गोविंद जंगल की ओर निकल गया। रास्ते भर उसके मन में विचार आता रहा। गांव की सीमा पर प्रधान हरिनाथ मिला। अरे, आज दुकान नहीं खोली, सीधे जंगल का रुख कर लिया। गोविंद चुप रहा। प्रधान हंसता हुआ चला गया। गहरे जंगल में जाकर गोविंद एक बड़े पेड़ की छाया में बैठ गया। आसमान की ओर देखकर बोला, मैं मर्द हूँ, इसलिए घर पर रो नहीं सकता। सावित्री और किशन मुझे रोते देख लेते तो उनका हौसला टूट जाता। भगवान, तू कितनी परीक्षा लेगा? तभी उसे एक चीख सुनाई दी। कोई है, मेरी मदद करो। वह भागकर पहुंचा तो देखा एक साधु जमीन पर गिरे थे। महाराज, आपको क्या हुआ? बेटा, मेरे पैर में मोच आ गई है। कई दिन से यहाँ पड़ा हूँ, प्यास से मर जाऊंगा अगर पानी न मिला। 2 मील दूर तालाब है, वहां से जल ला। गोविंद ने उनका कमंडल उठाया और दौड़ पड़ा। तालाब तक पहुंचा ही था कि अचानक धुएं से एक भयानक स्त्री प्रकट हुई। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरा जल लेने की? मैं इस तालाब की डायन हूँ। जल चाहिए तो पहेली का उत्तर दे। गलत हुआ तो यहीं मार डालूंगी, या बिना जल लिए लौट जा। मैं वचन देकर आया हूँ, बिना जल लिए नहीं लौट सकता। तो सुन, एक घर है जो हर दिशा में खुला है। उजाला भी है, अंधेरा भी। न दीवार, न दरवाजा, न जमीन, फिर भी पूरा संसार उसमें समा जाता है। बता, क्या है वह? गोविंद गहरी सोच में डूब गया।
आंखें बंद की, फिर बोला, वह है मनुष्य का मन, हर दिशा में खुला, उजाले अंधेरे दोनों से भरा, बिना दीवार बिना दरवाजे, फिर भी पूरा संसार उसमें समाया है। डायन चौंक गई। तू पहला मनुष्य है जिसने सही उत्तर दिया। जा, जितना जल चाहिए ले जा। गोविंद ने कमंडल भर लिया और लौट आया। साधु ने जल पीकर प्रसन्न होकर कहा, बेटा, तूने सचमुच मेरी परीक्षा पार की। यह कोई साधारण तालाब नहीं था। तुझे आशीर्वाद स्वरूप मैं यह स्वर्ण मृग हिरण देता हूं। इसे अपनी संतान की तरह पालना। यह तेरी किस्मत बदल दे। गोविंद हिरण को घर लाया। सावित्री ने पूछा, ये हिरण क्यों? महाराज ने भेंट किया है, कहा है कि यही हमारी किस्मत बदलेगा। अब मेरे पास खेलने के लिए साथी होगा। कोई बच्चा मेरे साथ नहीं खेलता था, पर ये मेरा दोस्त बनेगा। हिरन इतना सुंदर था कि हर किसी की नजर उस पर ठहर जाती। एक दिन गांव का जमींदार भीमसेन आया। गोविंद, वह हिरण मुझे बेच दो। मैं तुझे ढेर सारा धन दूंगा। नहीं जमींदार जी, यह साधु महाराज की भेंट है, मैं इसे नहीं बेच सकता। भीमसेन नाराज होकर चला गया। कुछ दिन बाद एक व्यापारी नागेश आया। भाई, यह हिरण मुझे दे दो, मैं कीमत दूंगा। गोविंद ने साफ मना कर दिया। सावित्री नाराज हुई, पर गोविंद बोला, यह मेरे बेटे जैसा है, कोई अपना बेटा बेचता है क्या? उधर मालवनगर राज्य के राजमहल में राजकुमारी अनुप्रिया अजीब बीमारी से बेहोश थी। राजा सूर्य प्रताप दुखी थे। राजगुरु ने कहा, महाराज, इलाज तभी संभव है जब एक मायावी हिरण का आंसू और एक गरीब मनुष्य का सच्चा आंसू मिलेंगे। तभी दिव्य पुष्प खिलेगा जो राजकुमारी को ठीक करेगा। वह हिरण कहाँ मिलेगा? महाराज, मैंने ध्यान में देखा है, वह हरियापुर गांव के एक गरीब लोहार गोविंद के पास है। राजा सूर्य प्रताप मंत्री और सैनिकों के साथ गांव पहुँचे। गोविंद चौंक गया। राजा बोले, हिरण दे दो, मैं कीमत दूंगा। महाराज, यह मेरे बेटे जैसा है, मैं इसे नहीं दे सकता। सिपाहियों, हिरण और लोहार दोनों को पकड़ लो। राजमहल में गोविंद को हिरण के पास लाया गया। आखिरी बार गले लगा ले इसे। गोविंद दौड़कर हिरण के पास गया और उसको प्यार किया। दोनों की आंखों से आंसू बहे और वही धरती पर एक नीला दिव्य पुष्प खिला। राजा ने पुष्प राजकुमारी पर रखा और अनुप्रिया तुरंत होश में आ गई। राजा भावुक होकर बोले, गोविंद, मुझे क्षमा करो, मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया। तुम्हारे सच्चे आंसू ने मेरी पुत्री को जीवन दिया। उसी वक्त साधु प्रकट हुए। महाराज, यही वह गरीब है जिसे मैंने मायावी हिरण दिया था। मैंने कहा था, यह उसकी किस्मत बदलेगा। सच्चे आंसू केवल सच्चे इंसान के निकलते हैं और गोविंद सच्चा इंसान है। राजा ने गोविंद को सोनाधन दिया और कहा, आज से तुम मेरे राजमहल के सलाहकार हो और जिस गांव में तुम रहते हो, आज से तुम उस गांव के जमींदार हो। गोविंद दौलत लेकर घर लौटा। उसकी ईमानदारी, मेहनत और सच्चाई का ये इनाम था। अब उसका जीवन खुशहाल हो गया और वह अपने गांव के लिए मिसाल बन गया।